यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और ये कहाँ से पूछे जाते हैं? हिंदी गद्य के विकास से। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है? दीप शिखा, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, चंद्र प्रभा। तो दीप शिखा सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? दीप शिखा। अब यहाँ पर देखिए, धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। शिला पंख चमकीले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। और चंद्र प्रभा मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। एक चीज़ आपको हम बता दें, यदि आपको इसका PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का खा है, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म बताना है। ठीक है, यानी कौन से कहानीकार की कौन सी कहानी नहीं है। अब देखिए, रानी केतकी की कहानी, ये कहानी इंशाअल्लाह खां की है, तो ये वाला सही है। 11 वर्ष का समय, ये कहानी रामचंद्र शुक्ल की है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी माधवराव सप्रे की है, तो ये भी सही है। यहाँ पर गलत युग्म पूछ रहा है, तो जिंदगी और जोंक ये शिव प्रसाद सिंह की नहीं है, अमरकांत की है। ठीक है, अमरकांत की है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत युग्म पूछ रहा है। इसके बाद गा नंबर है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, बहादुर। तो कला और संस्कृति ये निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये है जैनेन्द्र कुमार की रचना। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेय। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और बहादुर कहानी किसकी है? अमरकांत की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। यानी कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित संस्मरण विधा की कौन सी रचना है? ठीक है, तो दीप जले शंख बजे, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है और ये संस्मरण विधा की है, तो इसको आपको याद रखना है। भूले विसरे चेहरे, ये उपन्यास है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। क्षण बोले कण मुस्काए, ये निबंध है। और धरती के फूल कविता संग्रह है। तो यहाँ पर पूछा है संस्मरण विधा की रचना, तो दीप जले शंख बजे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार कौन है? वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों होते हैं 5 नंबर के, और हिंदी पद्य साहित्य के विकास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 का नंबर है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये दूसरे सप्तक में संकलित हैं। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, तो ये 1943 में हुआ था। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। तीसरा तार सप्तक 1959 में हुआ था। ठीक है, और तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये अज्ञेय थे। यहाँ पर पूछा है भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? तो दूसरा सप्तक में, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यामा का महाकाव्य महादेवी वर्मा का है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। इसके बाद अगला है, बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त में, लहर में, आंसू में। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, तो लहर यहाँ पर सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी कविता जो है प्रसाद जी की लहर में, लहर रचना में, लहर कृति में संकलित है। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए? उर्वशी रचना के लिए। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला है। गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है, तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्यकृत नहीं है, यानी अज्ञेय की रचना नहीं है? इंद्रधनुष रौंदे हुए ये है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये भी है। आंगन के पारदौर, ये भी है। कला और बूढ़ा चांद नहीं है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या पूछता है? आप निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पूछता है, गद्यांश से आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछता है। कितने अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 अंक का। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, और एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 2 अंक का। 5 दूनी 10 अंक। ठीक है। तो आपको अभी इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे। पहले गद्यांश को जब भी गद्यांश को हल करते हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय हुआ प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो हम इसकी ट्रिक सबसे पहले बताते हैं। जहाँ पर दिख जाए राष्ट्र शब्द, जन शब्द, पृथ्वी शब्द, ठीक है, धरती शब्द, भूमि शब्द, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो ट्रिक हमने बता दिया। पाठ का नाम लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। आप घबराइए नहीं, आपको इसका PDF मिलेगा। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई, ये वाली लाइन, ठीक है, रेखा खींची हुई है ना, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या आपको हम बता देते हैं। गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भाव को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद तीसरा है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आपने भी पढ़ा था। आपको कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उत्तर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में ही लिखा हुआ है उसका आंसर। इसके बाद है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? आपने अभी पढ़ा था। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद 5वां नंबर है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। किस रूप पर प्रकाश डाला है? सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है। जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया जाता है। केवल आपको करना क्या है, पैराग्राफ को पहचानना है मेरे प्यारे बच्चों, और उत्तर आपको सीधे जो प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा। केवल अच्छे से आपको पैराग्राफ पढ़ना है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 करके पूछता है, आपको 1 करना रहता है। ठीक है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, वह अपूर्व था। चलिए इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। चलिए आपको इस पाठ की भी ट्रिक बता देते हैं कहाँ से लिया गया है। तो जहाँ पर दिख जाए अशोक शब्द, ठीक है, अशोक शब्द दिख जाए, अशोक का फूल दिख जाए, कालिदास शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? कालिदास शब्द दिख जाए, ठीक है, गंधर्व शब्द दिख जाए, मनोहर पुष्प दिख जाए, विक्रमादित्य शब्द दिख जाए, ठीक है, जिजीविषा दिख जाए,
दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है ये दिख जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर दिख जाए, निर्मम धारा दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझिएगा कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही प्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। आपने अभी पढ़ा था पैराग्राफ में, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? कालिदास से मिला, ठीक है, आपने अभी पढ़ा था, पैराग्राफ में लिखा हुआ था। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है, ठीक है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। तो चलिए पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ हो देता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है? यथार्थ हो देता है, जो यथार्थ रूप में होता है, जो वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा। प्रेम की सारी कथा बदनाम ही होन, बदनाम होने की है। लाभ कछु न पुकारन में, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। मेरा मन, मेरा अंतःकरण अच्छी प्रकार से जानता है और उपाय सब व्यर्था है, कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिता है। नायिका कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने समस्त, ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं। नाहक पूछत कौन बिता, और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम, ठीक है। तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, पहला चैप्टर है। कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरा बता ही दिया है आपको। फिर है प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो बदनाम होने की, अभी आपने बताया। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। फिर अथवा वाला देखिए, क्योंकि इसमें 2 पूछता है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उद्धव ए वियोग के वचन बतराओ ना। गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं तो कृपा करके हे उद्धव वियोग के वचन मत बताइए, वियोग की बातें मत करिए। कहे रत्नाकर दया कर दर्शन दीनो। रत्नाकर जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आपने दया करके हमें दर्शन दिया है, दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ, तो उस दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा करने से हमारे मन के टुकड़े टुकड़े, मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूंकि है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारे मोहि। एक मनमोहक मतलब एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बसकर मुझे उजाड़ ही दिया है। हिये में हृदय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, मेरे हृदय में अनेक मनमोहन यानी श्री कृष्ण को मत बसाओ। उद्धव प्रसंग से लिया गया है और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या आप देख सकते हैं, वैसे PDF आपको मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा? उद्धव को। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। फिर है बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। अब प्रश्न नंबर 5 है। 5 का क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो आपके एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, उनकी कृतियों पर
प्रकाश डालिए। अधिकतम आपको 80 शब्द में लिखना है और ये 5 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। हम जैसे बता रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का बताया था, इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियाँ या फिर प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहले हेडिंग है निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। आलोचना में हिंदी साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर अगला है खा नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का ये भी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हम पढ़ने वाले किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। फिर हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। रचनाओं में लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में लिखेंगे कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक में लिखेंगे सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुत। निबंध में लिखेंगे कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में और 5 अंक। अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अधिकतम 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का, एक ही करना है इसमें से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पंचलाइट कहानी का सारांश और इस वीडियो में हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, 80 शब्द में लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको तैयार करके लिखना है और आपको 5 अंक मिलेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनके कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के प्रवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलती माफ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसके मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। यह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से गांव सुधार की प्रेरणा दी है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो रसिम रथी, त्यागपथी, श्रवण कुमार जो कि बहराइच जिले के लिए है, मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, आलोक वृत्त,
ठीक है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 संदर्भ के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका अनुवाद। अथेका शकुनी, इसके बाद पक्षियों ने, सर्वेशम माने सभी के, मध्य आशय ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, तिरकित्वा माने 3 बार, अश्रावित माने सुनाया। इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। ततः एका, काका उत्थाय, तथा माने तब, एका माने एक, काका माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, तब एक कौवा उठ करके कहा जरा ठहरो। अस एतस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुख्य क्रुद्धस चा कीदृशम भविष्यत्। इस राजाभिषेक के समय इसका मुख, इस क्रोधहीन का मुख देखो। इस राज्याभिषेक के समय इस क्रोधहीन का मुख देखो। कीदृशम, क्रुद्धस्या कीदृशम भविष्यत्, क्रोध के समय में यह कैसा होगा, यानी इस राज्याभिषेक के समय इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध के समय में यह कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोधित होकर देखने पर, वयम तप्त कटाए, हम सभी गर्म कढ़ाई में डाले गए, प्रक्षिप्त तिला माने डाले गए तिल की भांति, यू तत्र तत्रैव घनच्छामा, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। यानी इसके क्रोध होकर देखने से हम सभी डाले गए गरम कढ़ाई में जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईर्षा राजा मह्यम रोचते इत्याह, ये ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लोक जातकम खंड से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, महर्षि दयानंदा से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का है, 7 अंक का है। ठीक है, सौने घना नाम पलवगा प्रबुद्धा, विहाय निद्रा चिन्ह सनिरुद्राम, अनेक रूप आकृत वर्णादा, नवा अम्बुधारा विहिता नंदन। यानी अनेक, यहाँ से अर्थ निकलेगा अनेक रूप आकृत वर्ण नादा, अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, नादा माने स्वर, अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, मेघों की गर्जना से। ठीक है, पलवगा माने क्या होता है, मेढक, मेघों की, घना नाम माने गर्जना से। ठीक है, बहुचिर सन रुद्राम माने बहुत समय तक रुकी हुई, निद्रा माने नींद को, विहाय माने त्याग करके, प्रबुद्धा माने जागे हुए मेढक। ठीक है, नवा अम्बुधारा अभिता माने जल की धारा से चोट खाकर, नंदनती माने बोल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। फिर अथवा वाला क्या है, ना चौरिहार ना राजहार ना भ्रातृभाज्यम ना चाभार कर, वे कीर्ते वर्धते योम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो यहाँ से अर्थ निकलेगा विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोरिहार, ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार और ना राजा छीन सकता है, ना भ्रतभाज्यम ना भाई बांट सकता है, ना चाभारकर और ना ही यह बोझा बनता है। वे कीर्ते, जितना हम लोगों को बांटते हैं, वर्धते एवं नित्यम, वह नित्य हमेशा बढ़ता रहता है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 पूछता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 अंक का होता है। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। मूर्खाणाम काला कथम गच्छत, तो मूर्खाणाम कालम व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्वम गता, दयानंद भगिनी विशुच काया पंचत्वम गता। ठीक है, फिर है चीन भारत मैत्रीय कदा संभूता, चीन भारत मैत्रीय श्री जवाहरलाल महोदय प्रधानमंत्री काले संभूता। संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन के गुणा सज्जायन्ते, संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सज्जायन्ते। फिर 10 नंबर प्रश्न है, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। 2 अंक का होता है, इसको हम बताएंगे अलग से वीडियो बना के। रूपक अथवा अनन्वय अलंकार की परिभाषा, चौपाई अथवा हरगीत का छंद की परिभाषा उदाहरण। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। 9 नंबर का होता है, भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, दहेज प्रथा एक अभिशाप, गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन से लाभ, ग्राम विकास में मनरेगा की भूमिका। इसके बाद 12 का पहला 1 नंबर का, चयनम का संधि विच्छेद, चे प्लस अनम होता है।
फिर है निश्चला का संधि विच्छेद, निस प्लस चला होता है, ठीक है, निस प्लस छला होता है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद अंतर प्लस राष्ट्रीय होता है। इसके बाद है निर्विघ्नम में समास है, भी 1 नंबर के है, तो निर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है। दशानन में बहुब्रीहि समास है। फिर है 13 नंबर प्रश्न, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो ये भी अलग से बताएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 14 का पहला निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट करना है, ठीक है, गुरुत्व कृत्वा दृष्टव्या। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है, श्रवणीय, बंधुत्व्य, बलवान। फिर है खा नंबर, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख करना है, ये भी 2 अंक का पूछता है। ग्राहम प्रतिगच्छ, रामेण सा सीतावनम गच्छत, अग्नेय स्वाहा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।